नमस्कार दोस्तों। फिर हम लोग आगे फिर एक नया डिस्कशन को लेकर सामने। अब सभी लोग जानते हैं कि कर्नाटक में चुनाव होने वाला है 10 तारीख को। ये जी, कर्नाटक में इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है? हम आज का डिस्कशन में रहेंगे। सौरभ कुमार बिहार से, अभी बैंगलोर में है, सोशल एक्टिविस्ट। उसके साथ हम जानने के आकलन बनाएंगे कि क्या है कर्नाटक का इलेक्शन का मुद्दा। वेलकम सौरभ जी। थैंक यू मिस्टर शंकर। हाँ, थैंक यू। एक्चुअली बात है कि ये अभी जो 10 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, सारे राज्य में ही जी तो कुछ ना कुछ मुद्दा रहते हैं। इस बार जी। कर्नाटक में क्या मुद्दा है? आपके सामने क्या आ रहा है? देखिए, सबसे सबसे बड़ा मुद्दा जो सबके सामने है हम्म। और उसे वोटर्स भी बहुत डिसाइसिवली ले रहे हैं, हम्म। वो है करप्शन का। ओके। ठीक है। करप्शन इज दी बाय फार द बिगेस्ट इशू इन कर्नाटका फॉर दिस इलेक्शन। ओके। जिस तरह से जिस तरह से पिछले 2 सालों में हम्म। आफ्टर बी एस येदियुरप्पा स्टेप डाउन फ्रॉम चीफ मिनिस्टरशिप, हम्म। उसके बाद से ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस सामने आए हैं करप्शन के जो बहुत नॉर्मल नहीं है, जिसमें जिसमें से 40% कमीशन का जो एलिगेशन गवर्नमेंट पे लगा। ओके। गवर्नमेंट डिड नॉट इवन बॉदर टू लिसन द कॉन्ट्रैक्टर्स, डिस्पाइट द कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन रोड टू द हम्म। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई। ओके। प्रूफ के साथ उन्होंने लिखा, I have that letter, I have seen that letter, but that letter was not responded ओके। by leaders who say ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हम्म। तो करप्शन का ये एक पहलू था। बहुत सारे पहलू हैं। पीएसआई स्कैम हुआ जिसमें एक सिटिंग आईपीएस ऑफिसर, एडीजीपी रैंक का एक ऑफिसर, ओके। वो रंगे हाथों पकड़ा जाता है। या ऐसा ऐसा एमएलए के ऑफिस से भी कुछ पैसा बरामद हुआ था एक टाइम में, न्यूज हाँ, में। बीजेपी एमएलए हैं, बी एस येदियुरप्पा के काफी क्लोज माने जाते हैं। उनके उनके पास से 7 करोड़ कैश उनके और उनके बेटे के पास से राइट। बरामद किया गया। और लोकायुक्त पुलिस ने जब रेड किया, और ये मार्च के ही महीने की घटना है। तो ऐसे कई सारे घटनाएं होते आए हैं पिछले 2 सालों में, जो कि ये दिखाता है कि दिस गवर्नमेंट has totally failed on giving a very transparent governance. And I am not saying this. Actually, सौरभ, मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोग जानते हैं कि बैंगलोर इज अ सिलिकॉन वैली, मतलब वहाँ पे बहुत सारा एफडीआई इन्वेस्टमेंट भी होता है। बट कुछ Right. महीने पहले हमने देखे कि एक रेनफॉल की वजह से पूरा बैंगलोर तहस हो गया। तो व्हाट इज द डेवलपमेंट इस पार्ट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट इज द इश्यूज रिगार्डिंग इन दैट काइंड ऑफ अर्बनाइजेशन एंड दैट काइंड ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इंडेक्स? Well, the crux of the matter which you are mentioning या। here is the government, and I'll not just blame this government, the consecutive governments, they have very carefully mismanaged the water bodies of the city. ओके। लेक्स को भर के लेआउट बना दिया गया, और जिसका नतीजा है कि दी आउटर रिंग रोड विच रन्स फ्रॉम साउथ ऑफ बैंगलोर टू नॉर्थ ओके। remains 50% in फ्लड वाटर्स। और वो पानी कहाँ से आ रहा है? वो पानी आ रहा है जो मेजर ड्रेनेज सिस्टम होता है, उस पे ही बड़े बड़े बिल्डिंग्स तैयार किए गए हैं। राइट। तो वाटर फ्लो का या आउटलेट जो है, अगर आप बंद कर देते हैं, then it is very obvious that you are going to face heavy water logging every now and then. तो इसमें अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन का एक मुद्दा तो बनता है इसमें, और इसके साथ एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ है। मतलब what is the municipal body in that Bangalore city, what their responsibility in that kind of things? Look, here first we need to know
BBMP, which is the largest civic body of right. Bangalore, कर्नाटका, हम्म, वो देश का दूसरा सबसे बड़ा बजट वाला सिविक बॉडी है आफ्टर मुंबई. राइट. ओके. यहाँ पर डिलेमा ये है, पीपल आर रियली फ्यूरियस ओवर द पॉइंट दैट द BBMP is not having mayor since 4 years. ओके. इस सिविक बॉडी को एक IAS चला रहे हैं. ओके. हु इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन. यहाँ पे सिविक बॉडी में अभी तक सिविक बॉडी के इलेक्शंस नहीं हुए हैं. ओके. जिसका एक रीजन है कि व्हेन देयर आर नो कॉर्पोरेटर्स, व्हेन देयर आर नो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट रीजन, लोग ऑफ द रिस्पेक्टिव रीजन्स अपने दिक्कत किसको बोलेंगे? राइट. उनका दिक्कत कौन सुनेगा? When you don't have the elected representatives, you are bound to end up with such issues every time, and this is a symbol of governance failure. एक चीज इसमें हम जोड़ना चाहते हैं कि बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स बैंगलोर में शिफ्ट होते हैं हर साल, बहुत ज्यादा नंबर से. तो इसी वजह से कि वहाँ पे पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं बन पा रहा है, बैंगलोर के लिए सोचने वाला लोग कम हो गया. What is your mind in that regards? देखिए, with respect to Bangalore, okay, Bangalore has people residing in Bangalore who are Kannadigas, who are having the voting right. ठीक है. उनके पास जो मुद्दे हैं वो बहुत अर्बन सेंट्रिक होते हैं. ओके. ठीक है. जिसमें एनवायरनमेंट भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. राइट. उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बड़ा रोल प्ले करता है. और सबसे बड़ा जो रोल प्ले कर रहा है वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें रोड्स का जो हालत है वो पूरे बैंगलोर में एवरी मींस इफ यू स्क्रॉल ट्विटर इन बिटवीन 3 months, May to July or May to August, you will find Bangalore potholes trending. Which shows that urban centric issues are the biggest concern for people residing here. Migrant workers जो हैं वो उनके पास वोटिंग राइट्स तो नहीं है. राइट. चाहे वो व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर हो या वर्किंग क्लास जो स्लम्स में रहते हैं. ओके. तो उनके लिए बैंगलोर शहर इज द डेस्टिनेशन टू अर्न देयर लाइवलीहुड, व्हिच इज अ वेरी बिग पॉपुलेशन. वो तो लाखों में वो पॉपुलेशन है. हम तो देखे हैं कि जब लॉकडाउन था, नेशनल लॉकडाउन, वहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर भी बहुत काम हुआ. पैसा नहीं था, खाना मुहैया कराया गया वामपंथियों से तरफ से. तो उसी टाइप हम लोग यहाँ पे पता चला कि इतना माइग्रेंट वर्कर्स बैंगलोर में है, अपार्ट फ्रॉम ब्लू कॉलर जॉब्स. सो मतलब बैंगलोर का जो आउटस्कर्ट है is some kind of like a धारावी. I think so. धारावी जैसा माहौल है वहाँ पे. ना कोई सुविधा है, कोई लाइवलीहुड नहीं है, कोई अर्बन का कोई डेवलपमेंट उन तक पहुँचता नहीं है. That is apart from that. But thing is that कि बैंगलोर का मतलब तो ओनली कर्नाटक नहीं है. कर्नाटक में दूसरे शहरों का क्या रुख है, क्या लगता है? आप तो बहुत सारी जगह पे घूमे इस बार इलेक्शन कैंपेन में, क्या लग रहा है दूसरे शहर में? देखिए, issues really differ a lot beyond Bangalore. Okay. So in rural regions there are hyper local issues of different constituencies. ठीक है. लेकिन कुछ ऐसे issues हैं जो हर जगह कॉमन पाए जाएंगे. करप्शन तो एक ओमनी प्रेजेंट इशू है. वो चाहे अर्बन सिटी हो या रूरल हिंटरलैंड हो, हर जगह ये कंसर्न है वोटर्स में कि करप्शन कुछ ज्यादा ही सर चढ़ के बोल रहा है. ये एक इशू है. और बीच में एक इशू जो खड़ा होकर दिखा है, ये मिल्क कोऑपरेटिव के अंदर एक दुविधा शुरू देखी गई है. मैं उसी मुद्दे से आऊंगा, क्योंकि कुछ दिन पहले एक ट्रेंड भी चल रहा था कि अमूल वर्सेस नंदिनी. व्हाट इज द इशू बिहाइंड इट? क्या है मुद्दा है इसमें? देखिए, मुद्दा अभी बहुत
डिसाइसिव होना इस पे मुश्किल है, लेकिन जो इंडिकेशंस दिख रहे हैं, ठीक है, वो इंडिकेशंस ये दिख रहे हैं कि Nandini, which is the second largest milk cooperative after Amul in the country, okay, is based in Karnataka, and it employs approximately 26 lakh farmers in the state. Wow. Okay, with the annual revenue of nearly 14,000 crores. Okay. So it is a very well established cooperative of milk farmers. Okay. अब ये जो यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अमित शाह, he declared that Amul will be going hand in hand with Nandini, has not gone very good with the milk producers, जो कि रूरल कर्नाटका में है, क्योंकि उनको ये जरूर लगता है कि नंदिनी जो है वो इट इज नोन एज व्हाइट लाइफलाइन ऑफ कर्नाटका, ठीक है। तो इसके सामने अगर एक कंपटीटर मार्केट पे खड़ा हो जाए, राइट, तो और उसका भी जॉब का सिक्योरिटी है, कंपनी का रेवेन्यू सिक्योरिटी है, सब क्वेश्चंस आ जाएंगे उसके ऊपर। इन द लॉन्गर रन फार्मर्स आर रियली एप्रीहेंडिंग अबाउट दिस एंट्री ऑफ अमूल। ओके या एंड और ये शायद रिफ्लेक्ट करे द वोटिंग पैटर्न में कहीं ना कहीं ये जो सदर्न कर्नाटका है। और एक चीज सौरभ देखने को मिल सकता है क्या कि पिछले जो चुनाव हुआ था कर्नाटक में, वहां पे जेडीएस कांग्रेस का एक कोalition गवर्नमेंट बना था, बट कुछ ही मंथों में उसको बदल दिया गया और बीजेपी ने उसको टेक ओवर किया। कुछ कांग्रेस की एमएलए और कुछ जेडीएस के एमएलए पार्टी छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद, तो ये कोई मुद्दा उठाया कोई ऑपोजिशन पार्टी वहां पे जो है, ये कोई मुद्दा उठाया कि ये डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, कि पीपल का मैंडेट को आप तोड़ रहे हो, ऐसा कुछ मुद्दा देखने को मिला आपको? देखिए, वोटर्स दे आर वेरी अवेयर ऑफ दिस कि 2018 मैंडेट okay was not completely for the BJP. Right. It emerged as a single largest party, but could not make the government. Right. If two parties came together to form the government, people were aware that they are going to get a stable government for 5 years. लेकिन होता क्या है कि 17 MLAs को बीजेपी डिफेक्ट कराकर सरकार गिरा देती है। Right. So voters ये बात अच्छी तरह याद रखते हैं। We should take note of it कि पॉलिटिकल पार्टीज तो ये बोलते ही रहते हैं, लेकिन मैंने ये वोटर्स को भी कहते सुना है कि दे रियली वांट डेवलपमेंट एंड दैट कैन ओनली कम थ्रू अ वेरी स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, okay, एंड which works on issues of development. right. एंड कर्नाटका में अभी अगर मैं देख रहा हूँ या आप भी अगर देख रहे हैं कि अगर करप्शन का मुद्दा इतना ज्यादा घूम रहा है, इसका मतलब the communal card of the BJP is not working so much effectively. Yeah, actually in that regard also I माने मतलब अवार्ड कर सकता हूँ, इसमें ऐड कर सकते हो आप कि जो रेड्डी ब्रदर्स का जो मामला था, मतलब माइंस एरिया माइंस बिजनेस है, वहाँ पे एक माफिया राज चलता है, कोलार से बहुत सारी जगह वहाँ पे है, तो उसमें क्या कुछ आकलन बन सकता है कि उस माफिया लोग बहुत ज्यादा टेरर फैला गया, उसके खिलाफ भी आम आदमी का रोष देखने को मिल सकता है? देखिए, यहाँ पर जब माइनिंग की बात आती है ना, when you talk of mining, particularly Bellary mining region, right, okay, so people on the ground do not have options beyond 3 parties in that region: BJP, Congress and JDS. And it is a fact, people also know this, that legally all the 3 parties and all the 3 parties, their sitting chief ministers, right, were charged with corruption. तो लोगों में माइनिंग एक मुद्दा तो रहता है हमेशा,
क्योंकि उनका लाइवलीहुड का इशू उससे जुड़ा हुआ है. दे आर अंडरपेड, दे आर ओवर एक्सप्लॉइटेड, ओके, दे आर ओवरवर्क्ड. बट when it comes to election and choose someone in that region, they don't have viable options beyond these three parties. And all the three are have been in mining. इस बार बहुत सारे मार्केट रिसर्च सर्वे भी दिखा गया कि कांग्रेस का इस बार कुछ बढ़ सकता है सीटें. इस बार बहुत टफ फाइट दे सकते हैं बीजेपी को. कितना सही लग रहा है आपको ये आकलन? पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं. कांग्रेस स्टार्टेड विथ अ वेरी गुड परसेप्शन विक्ट्री. परसेप्शन वॉर में कांग्रेस हैज सुपरसीडेड बीजेपी इन टर्म्स ऑफ, यू कैन से कि वो मुद्दे को पकड़ के आगे बढ़ रही है. बट व्हाट लीडरशिप, कोई लीडरशिप क्या लगता है? कोई लीडरशिप उठ नहीं पाया. कर्नाटक से एक बार एसआर बोम्माई, उसके बाद रामकृष्ण हेगड़े, उसके बाद तो ऐसा कोई एंटी बीजेपी से कुछ लीडरशिप ऐसा फोकस नहीं पड़ पा रहा है. क्या लगता है आपको? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है. कर्नाटका में चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, खासकर अगर कांग्रेस की बात करें, ओके, तो लीडरशिप कभी भी ज्यादा अपफ्रंट करके प्रोजेक्ट नहीं किया गया इलेक्शंस में. ओके, ठीक है. एक कैंडिडेट को प्रोजेक्ट करके चुनाव कम ही लड़ा गया है इस राज्य में. तो यहाँ पर लीडरशिप क्रेडिबिलिटी इज नॉट सो मच बिग at the time of election. Post election, it can emerge as a factor which Congress can grapple. Okay, Congress needs to think, but as of now, people Congress is projecting itself as an alternative as a whole. Okay, not with one leader projecting. And आप बीजेपी में भी देख लेंगे, कैंडिडेट अभी डिक्लेयर्ड नहीं है. इस बार येदियुरप्पा बीजेपी का फोकस नहीं है. ये भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है लिंगायत कम्युनिटी के लिए. देखिए, इन टर्म्स ऑफ येदियुरप्पा इज अ वेरी टॉल लीडर ऑफ द कम्युनिटी, लिंगायत कम्युनिटी. उनको फोकस से बाहर कर दिया गया, उनको दिल्ली की कमान दे दी गई. ठीक है. ये इस बात को लेके लिंगायत में दे आर अनॉयड, बट वो अनॉयंस इतना ज्यादा नहीं है कि दे विल गो अगेंस्ट बीजेपी. ओके, बट पैरेलली समथिंग हैज हैपेंड to major Lingayat leaders of the BJP. They had quit BJP. They joined Congress. Jagdish Shettar from Hubli constituency is a big name in that fray. So we may witness in voting pattern that a section of Lingayat vote can go with the Congress dedicatedly. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी इसमें आ रहा है कि इस बार लेफ्ट पार्टियां भी बहुत सारे यूनिटी करके इस बार इलेक्शन में उतरे हैं. 4 सीट में मुझे जो लगा कि 4 सीट में सीपीआईएम कैंडिडेट है कर्नाटक इलेक्शन में. तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें है कि जेडीएस ने कुछ सीटों में सीपीआईएम को सपोर्ट किया है. कितना सच है इसमें? ये बिल्कुल फैक्ट है. JDS has openly supported the CPIM. ठीक है. और खासकर एक ऐसा जो सीट है जिसपे ऑन ग्राउंड विच रिपोर्ट्स सजेस्ट कि डिसाइसिवली CPIM could emerge as a victorious entity, and that seat is Bagepalli. बागेपल्ली भी एक जमाने में सीपीएम का कैंडिडेट बने, मतलब एमएलए भी होता था. 3 जमाने में हुआ करता था. 1983, 1994 and 2004. 3 times CPIM has given MLA from the seat. और वो एक ऐसा ट्रेडिशनल सीट है पूरे 224 सीट में जहाँ पे कांग्रेस had and still has a direct fight with the CPIM and no other party. तो ये भी एक अनफॉर्चुनेट है सिचुएशन कि कांग्रेस को भी विथड्रॉ करना चाहिए था. अगर वो ऑपोजिशन यूनिटी की बात करते हैं तो जहाँ पे जीतने का जितना मौका है उन लोगों को ये पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करना चाहिए था. ये भी कांग्रेस का भी एक एरोगेंस पॉलिटिक्स भी हम देखने को मिल रहा है कर्नाटक में. इज इट राइट? या टैक्टिकल अलायंस
could have been the option, at least on one seat among 224. It's not a big deal. Right. Right? It is a rural seat. It is not an urban seat where Congress has been very decisive. अगर वो नहीं जीतेगा तो कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, ऐसा तो होता नहीं है. Right. But अगर आंकड़ों की बात करें तो जेडीएस पिछली बार 38,000 जेडीएस का कैंडिडेट वो ही पोल्ड 38,000 वोट. Okay, which is equal to 23% of vote. और सीपीएम के कैंडिडेट पोल्ड 51,000 वोट. Okay. So if the same tandem goes ahead in the same manner this time, I think Congress. बागेपल्ली में वहाँ पे डेमोग्राफिक क्या स्ट्रक्चर है? मतलब किसानों का कम्युनिटी ज्यादा है कि वहाँ पे मेन इकोनॉमिक सेक्टर भी क्या होगा? देखिए वो तो प्रेडोमिनेंटली ये है रूरल रीजन है. ओके. जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो आपको डेमोग्राफी की बात करें तो उसमें 297 विलेजेस है एज पर सेंसस 2011. ओके. जिसमें एससी जो है वो 26% है, एसटी इज 17% एंड मुस्लिम्स आर आई थिंक नियरली 9%. ओके. तो ये तीनों मार्जिनलाइज कम्युनिटीज मिलके वो सेगमेंट डोमिनेट करते हैं. ठीक है. जिसमें इसमें भी हम मतलब ऐड करना चाहता हूँ कि किसान जो मूवमेंट हुआ था दिल्ली में, तब बैंगलोर या कर्नाटक में क्या सिचुएशन था? मैं एंटी बीजेपी का जो किसान मूवमेंट था, एंटी बीजेपी सेंटीमेंट कर्नाटक में कितना असर पड़ा था उस टाइम में? देखिए यहाँ से एक डेलीगेशन भी किसानों का वहाँ गया था. दे एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन किसान मूवमेंट. ओके. हाँ. और यहाँ पर किसान मूवमेंट ड्यूरिंग दैट फेज अटेन्ड अ वेरी गुड पेस इन रीजन्स लाइक साउथ कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में चिकबल्लापुर, मंड्या, ये सब जिलों में जो किसान सभा के जो फुटप्रिंट है, इट हैज गॉट अ गुड ट्रैक्शन इन पास्ट कपल ऑफ इयर्स. और यही रीजन है. ओके. तो इस बार बागेपल्ली में भी हम देख सकते हैं कि अपने आशा करते हैं कि लाल झंडे वहां पे फहराया जाएगा. और दूसरे हम जाते हैं केआरपुरम में भी ऐसा कुछ देखने को मिला कि वहां पे जेडीएस ने सीपीआईएम कैंडिडेट को सपोर्ट किया. केआरपुरम के बारे में थोड़ा बताइए यहाँ पर. देखिए केआरपुरम in terms of issues, केआरपुरम is a very again urban centric issue. Right. ठीक है. जहाँ पे जो कैंडिडेट हैं, हाँ खासकर लेफ्ट के जो हैं, लेफ्ट के देखिए 2 कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, एक एमएल से लड़ रहे हैं और एक सीपीआईएम से लड़ रहे हैं. So there is a conflict in that seat. Okay. So it is, though CPIM has got an outside support, issues in Kearapuram are basically privatizations of the PSU, right, which is on which the BJP government is hell bent. हाँ, तो उस पे थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है. हाई इन्फ्लेशन जो चल रहा है, इसकी वजह से मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स का जो दाम है, दे आर स्काई रॉकेटिंग. सो एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत इनएफिशिएंट है ड्यू टू करप्शन, मैसिव करप्शन. तो ये केआरपुरम के इश्यूज हैं, इंक्लूडिंग वर्कर्स इश्यूज. जो सिविक वर्कर्स हो गए, आशा कर्मी हो गए, और मिड डे मील वर्कर्स जो हो गए. मिड डे मील का तो छोड़ देते हैं, लेकिन अर्बन सेंट्रिक अगर इश्यूज की बात करें तो उसमें हेल्थ वर्कर्स और सिविक वर्कर्स के राइट्स का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है सामने. मतलब ये हम आकलन लगा ही सकते हैं कि कर्नाटक का जो इलेक्शन का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है करप्शन इश्यूज. उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इश्यूज. एम्प्लॉयमेंट मतलब पीएसयू सेक्टर को बेचा जा रहा है, उसके खिलाफ भी वर्कर का एक रोष है. थर्ड मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में कोऑपरेटिव फार्मिंग के लेकर एक फाइट भी हो रहा है अमूल और नंदिनी के बीच, उसका भी एक इफेक्ट पड़ने वाला है. और आपका जो है माइंस एरिया में
वहां पे जो माफिया राज चलता है उसके खिलाफ भी कुछ आवाज उठ सकता है। लेकिन बिल्कुल उसमें एक चीज जो दिखा गया कि कुछ दिनों में जेडीएस का संगठन का जो जो पहला जो था, मतलब जो स्ट्रक्चर था, वो बहुत घट चुका है। मतलब क्या लगता है कि ये परिवारवाद एक बड़ा इशू है कि जेडीएस को खत्म करने का, और क्या क्या लगता है जेडीएस क्यों पीछे चला गया? देखिए, जेडीएस जेडीएस का जो पावर सेंटर है पॉलिटिक्स में, वो एक कम्युनिटी बेस्ड पावर सेंटर है। राइट। ठीक है, वो डाउन ट्रॉडन कम्युनिटी और जो खेतीहर जो किसान हैं, वो वोकालिगा कम्युनिटी जो है, वोकालिगा कम्युनिटी टोटली बैक्स जेडीएस। जेडीएस का स्ट्रेंथ वोकालिगा कम्युनिटी है। और वोकालिगा कम्युनिटी जो है वो एक जगह कंसंट्रेटेड है, साउथ कर्नाटका के 6-7 जिलों में, जो कि 48 सीट्स, अगर सीट्स की बात करें तो 48 सीट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस कम्युनिटी वेयर जेडीएस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके ओके ओके, तो जेडीएस का जो इलेक्टोरल फुटप्रिंट है, इट ऑटोमेटिकली गेट्स वेरी लिमिटेड। Right. It is not throughout the state, because the Vocaliga community is not based throughout. Okay, and JDS has not got the support of very appealing support of other communities, other electorates, in all other parts of the state. Right. So I think ये भी एक वजह है कि उसका जो पावर है वो बहुत लिमिटेड रहा है। अच्छा, एक लास्ट तक हम पहुंच ही गए, मतलब कुछ ना कुछ मतलब आकलन हम हमारे व्यूअर्स भी लगाएंगे इसके डिस्कशन के बाद। जो चीज है कि जो प्रॉमिस किया जा रहा है अभी बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टियों से, हम दिल्ली में देखे हैं, बंगाल में भी चल रहा है कि फ्री डोल पॉलिटिक्स कितना असर पड़ सकता है इस बार बैंगलोर, मतलब कर्नाटक में डोल पॉलिटिक्स? देखिए, जो फ्रीबीज और डोल पॉलिटिक्स आजकल ये जो काफी डिस्कशन और डिबेट चल रहा है, राइट, वी शुड हैव अ डिमार्केशन सबसे पहले कि वेलफेयर स्टेट के जो भी प्रोमिसेस हैं, वो पार्टीज को प्रॉमिस करने पड़ते हैं और निभाने पड़ते हैं। लेकिन पार्टीज प्रॉमिस करके रह जाती हैं, निभाती कम है। राइट। ओके, निभाने का जब समय आता है तो वो 5 साल समय रह जाता है, फिर अगला चुनाव आ जाता है। राइट। तो वोट तो चला जाता है, वोट तो दे दिया जाता है, मगर सुविधाएं नहीं मिलती हैं। ठीक। लेकिन कर्नाटका का जो हिसाब किताब है, वो टोटल फ्रीबीज बोले या वेलफेयर पॉलिटिक्स पे बोले, वो काफी ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है और लेस डिपेंडेंट भी नहीं है। रीजन है कि देयर आर फ्यू इंस्टीट्यूशंस लाइक कोऑपरेटिव्स, राइट, इन द स्टेट। इट इज अ वेरी vibrant institution which runs the rural Karnataka, और अर्बन कर्नाटका में आए, मतलब सिटीज में आए, तो सिटीज का अपना रेवेन्यू जनरेशन मेथोडोलॉजीज हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे एमएनसीज हैं, टेक पार्क्स हैं, लेकिन अब कॉर्पोरेट टैक्स कितना है, जितना होना चाहिए शायद उतना नहीं है। इसकी वजह से जो रेवेन्यू है, दैट डजंट कम to the expectation, or even if it comes, the utilization of those revenue doesn't get on the ground very legitimately. So और एक चीज आपको यहाँ पे ऐड करेंगे कि कुछ साल पहले ये हिजाब को लेकर जो बड़ा मूवमेंट हुआ, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का एक डिविजन पॉलिटिक्स प्ले हुआ, उसका कितना असर इस बार देखने को मिल रहा है? शायद ऐसा देखने को नहीं मिला क्योंकि न्यूज चैनल में उतना आकलन भी नहीं दिखाया। क्या लगता है ग्राउंड रियलिटी में? इसीलिए जो आपका पहला सवाल था, उसके जवाब में मैंने ये कहा था एट द एंड कि करप्शन along with certain issues, they are really impactful issues where communal card is not working. Right. और ये हिजाब issue in Karnataka is only limited to coastal Karnataka. Okay. 3-4 जिलों में ये बहुत ज्यादा ये रहा। अब उसका जो हल्ला है वो ज्यादा नहीं है। Right. और वो पोलराइजेशन जो है, इट इज ऑब्वियस दैट मुस्लिम गर्ल्स या मुस्लिम कम्युनिटी
is not anyways is not going to go for the BJP. इवन ऐसा सुनने को लगा जो लेडी उस दिन प्रोटेस्ट किए थे वो लेडी टॉप किया इस बार। हाँ, एग्जाम में टॉप हाँ, किए हैं। राइट राइट, शी टॉप द एग्जाम। बड़ा इफेक्ट बन सकता है कि मुस्लिम लेडीज भी पढ़ते हैं और वो अपना सक्षम है कुछ कर दिखाने में। राइट राइट। तो सारे चीज तो हम इकट्ठा कर लिए अभी वोटर के ऊपर है क्या करेंगे, बट आई थिंक सो कि यहाँ पे जो सारे व्यूअर्स देखेंगे कुछ अब तक आकलन तो लगा सकते हैं कि कर्नाटक में क्या होने वाला है। बिल्कुल। और ये भी एक चीज अपने आपसे उठ के आया कि जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो दे हैव फ्यू लिमिटेड एरियाज टू क्या कहते हैं उसको इन्फ्लुएंस्ड इन द कर्नाटक पॉलिटिक्स। ये भी एक नया चीज उठ के आया कि बैंगलोर में इतना ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स है बट दे हैव ए लिमिटेड रोल इन पॉलिटिक्स, राइट? तो एंड I think just a single point to add to this, they have the scope to take up their own issues of rights as migrant population. They have it is their fundamental right to have a sustainable livelihood and income. True. तो migrant workers होना कोई गुनाह तो नहीं है। नहीं तो ऑब्वियसली उसका भी राइट्स है और उसका भी लाइवलीहुड बनता है और गवर्नमेंट हैज टू बी टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑन दैट इश्यूज। Exactly. And one thing I have to add it, there's a Suraj Nidhyanga, one of my friends in Bangalore. He is organizing committee leaderships in IT sector. So union, they're doing the remarkable jobs in many areas. In that issues also we working कि IT वर्कर्स के राइट को लेकर भी वहाँ पे यूनाइट एंड ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हैं वहाँ पे। बिल्कुल, वो काफी डिसाइसिव मूवमेंट एक तैयार हो रहा है जिसमें विच कैन गिव एन एग्जांपल दैट IT job is not aloof, right, or is not beyond exploitation. Right. They also are subject of exploitation, and when it happens, you need a mobilizing force to counter it. And there is the union KITU, right, का आपने reference दिया. It is working really tirelessly to mobilize the IT workers and to create an impact against exploitative working conditions and arbitrary layoffs now and then. So they are posing a good resistance. धन्यवाद सौरभ जी, इतना बड़ा डिस्कशन, इतना 30 मिनट लगा इतना बड़ा डिस्कशन छोटे करके बोलने से, और हम लोगों के पास भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ चुका है आपसे, आपके जरिए। आशा करते हैं बैंगलोर कर्नाटक का जो असेंबली इलेक्शन होने वाला है वो पीसफुल हो और आम आदमी जो वर्डिक्ट जो एक्सरसाइज करेंगे उसका भी रिस्पेक्ट होना चाहिए। थैंक यू सौरभ जी। जरूर जरूर, थैंक यू वेरी मच।